हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। आप लोग आशा करता हूँ सभी अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं हूँ लेक्चरर हरी सिंह सर, और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इस वीडियो के अंदर से माध्यम से मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा आपको, बल्कि मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ, जो कि एक बहुत ही आप लोग सभी पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि एक बहुत ही बेस्ट और बढ़िया नौकरी, जो कि चलो ठीक है, जो आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, वो तो एक अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। या इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन जाते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन उनके अलावा मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही बेस्ट नौकरी है, बहुत ही बेस्ट एक सेवा भी है, और एक अच्छे शिक्षा देने वाली सेवा, और एक अच्छे आर्मी की सेवा, बहुत ही बढ़िया जो है एक एजुकेशन हवलदार जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, ये लेटर निकला है। मैं आप इसके बारे में बताऊंगा। मैं तो बोलता हूँ कि मैं आर्मी में भी 34 साल नौकरी करने के बाद में जो सिपाही का लास्ट रैंक होता है सूबेदार मेजर, उसमें भी 4 साल नौकरी करने के बाद में लास्ट सर्विस करके मैं रिटायर हुआ हूँ। और यहाँ आकर के लेक्चरर पोस्ट, जो कि एजुकेशन में एक अच्छी पोस्ट होती है, बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, वो भी मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। लेकिन अभी भी मेरे को कोई ये कहेगा कि आप सिविल की एक लेक्चरर पोस्ट जिसमें आपने सर्विस किया है और एजुकेशन हवलदार, अगर इसमें से आपको चॉइस करना होगा और मेरे को बोलेगा आप किसको चॉइस करेंगे, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा एजुकेशन हवलदार की, बिना सोचे समझे। इतनी अच्छी नौकरी है, ठीक है। इसके अंदर बाकी तो मैं आपको क्योंकि ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी काफ़ी इंस्ट्रक्शन है, वो मैं लेटर के अंदर ही समझाऊंगा आपको। लेकिन ये एक ऐसी नौकरी है, ऐसी सेवा है जो देश सेवा भी है और एक बढ़िया सर्विस भी है, और सारी फैसिलिटी, जितनी भी फैसिलिटी सेना देती है वो सारी की सारी उसमें मिलती हैं। और जो हवलदार रैंक से भर्ती होता है, तो आप ये समझ लो, अगर उसने वहाँ जाके एक रैंक भी ले लिया, वैसे तो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है सूबेदार मेजर तक, अगर एक रैंक भी ले लेता है, तो जो सिपाही से भर्ती होता है वो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट बन के आता है, उतने उससे भी ज़्यादा जो है उसको आते समय पेंशन मिलेगी। अगर एक रैंक भी ले लेता है, वो नायब सूबेदार भी बन जाता है। क्यों नायब सूबेदार बन जाएगा? 8 साल के बाद में जो है उसको कुछ भी रैंक नहीं लेगा, ऑटोमेटिक सूबेदार की एसीपी सूबेदार कहलाएगा, उसकी पेंशन मिलेगी, उसकी तनख्वाह मिलेगी उसको। और फिर अगले 8 साल के बाद में एसीपी सूबेदार मेजर, और फिर जब पेंशन आएगा अगले 8 साल के बाद में वो एसीपी ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की तनख्वाह भी लेगा और पेंशन भी आएगा। तो आप ये सको कि कितनी शानदार नौकरी है, और सारी उम्र भर सिर्फ इंस्ट्रक्टर का काम करना होता है, पढ़ाने का, पढ़ने का और पढ़ाने का, जो आप अभी कर रहे हो। तो आप इसके लिए अगर अच्छे तैयारी कर सकते हो, इसमें ज़्यादा तैयारी जितना आप सिविल में तैयारी कर सकते हो, उतनी ज़्यादा तैयारी से आप बहुत अच्छे इस जॉब को प्राप्त कर सकते हो। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ अभी समय, मैं इसकी मुख्य चीज़ें बता रहा हूँ कि ये किस प्रकार से क्या है। तो देखो, ये लेटर है, नई दिल्ली से निकला है, ठीक है। नहीं, मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 9 दिसंबर को निकला है लेटर, एसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर एसी रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। अब फॉरवर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द डायरेक्ट एंट्री हवलदार। डायरेक्ट एंट्री हवलदार है ये आर्मी एजुकेशन कोर में, सीधे के सीधे हवलदार से जाते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग करते ही हवलदार रैंक आपके कंधे पर होगा,
ठीक है। अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द इनटेक रैंक। ज़्यादा मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि भाई एजुकेशन हवलदार की जो है इसमें डायरेक्ट एंट्री भर्ती है। रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रेड, ये है ट्रेड है इसमें। देखो पहला है हवलदार IT/साइबर, ठीक है। दूसरा है हवलदार इंफो ऑप्स। तीसरा हवलदार लिंग्विस्टिक और चौथा है हवलदार इंस्ट्रक्टर। इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है? सारे हवलदार ही हैं, सबका वही काम है, सबका सिर्फ जो है इसमें ट्रेड दे रखे हैं। सब ने पढ़ाना ही है, सब ने इंस्ट्रक्टरी करना है, सब ने फॉर्मेशन में रहना है। किसी ने भी वहाँ जा कर के कोई इधर उधर का काम नहीं करना है। तो समझ लो आप, मोटे मोटे भाषा में आपको समझा रहा हूँ, आप आराम से समझ लो इसको। ए कॉपी ऑफ अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ डायरेक्ट एंट्री हवलदार इन आर्मी एजुकेशन कोर इज इनक्लोज हैर विद फॉर नेसेसरी एक्शन एंड स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स। तो मतलब कहने का मतलब है ये निकली है, तो इसके लिए आप तैयारी करके आराम से, जितनी तैयारियां आप यहाँ पर कर रहे हो उतनी तैयारियों में वहाँ आराम से आप ले सकते हो, कंपटीशन टेस्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है नहीं। तो देखो आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द डायरेक्ट एंट्री हवलदार इन आर्मी एजुकेशन कोर्स, AEC के लिए है। एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले है क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट QR जो है फॉर रिक्रूटमेंट। क्या क्या रिक्वायरमेंट है को इसके लिए? QR फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द डायरेक्ट एंट्री हवलदार इन आर्मी एजुकेशन कोर्स AEC एज हवलदार, ठीक है। क्या है? अनमैरिड होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अनमैरिड हो, मेल हो और इंडियन सिटीजन हो, सबसे पहली क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अगला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। क्या है? ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों ही चलते हैं। ग्रेजुएशन अब्लिक पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स, जो आजकल नॉर्मल चीज़ें हैं। 50% मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रेजुएशन भी आजकल बहुत हैं बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी बहुत हैं। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इक्विवेलेंट डिटेल ऑफ सब्जेक्ट फॉर द एनरोलमेंट इनटू पार्टिकुलर ट्रेड आर एज फॉलो। ये जो है ट्रेड के अनुसार से होने चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। और अगर कोई सैनिक भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी मोटिवेट करें उन बच्चों को जो आजकल तैयारियां कर रहे हैं। आपके देहात में, गांव में, सिटी में, जहाँ भी नज़दीक हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए उनको मोटिवेट करें। तो बहुत अच्छी, आपको पता है सैनिक भाइयों को तो पता ही है कितनी अच्छी नौकरी है ये, ठीक है नहीं। तो हवलदार IT/साइबर पहला है। प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? बोनस हमारे 30 दिए जाएंगे। किसको? जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, साइबर सिक्योरिटी, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, यानी सभी होने चाहिए, कोई भी एक होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है तो भी होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फोरेंसिक्स, क्रिप्टोलॉजी जो भी है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, ये सारी जो उनके अंदर क्वालिफिकेशन होगी तो उनको 30 मार्क्स मेरिट में एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। प्रायोरिटी 2 किसके लिए है? ये प्रायोरिटी A थी। प्रायोरिटी B किसके लिए है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के मिले। तो इनके हिसाब से इनको जो है 30 मार्क्स उनको दिए जाएंगे, ठीक है। हवलदार इंफो ऑप्स के लिए क्या है ये, या IT/साइबर के लिए था, उसके लिए प्रायोरिटी किसके लिए दी जाएगी? प्रायोरिटी A किसके लिए है? 30 मार्क्स दिए जाएंगे, दोनों में दिए जाएंगे, A और B में, प्रायोरिटी 2 में भी, ठीक है नहीं। तो प्रायोरिटी किस, प्रायोरिटी है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री स्टडी, डिफेंस मैनेजमेंट एंड इक्विवेलेंट। ये प्रायोरिटी 1 है, A है, ये प्रायोरिटी 1 है, 30 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे। प्रायोरिटी 2 किसको है? इंग्लिश लिटरेचर हो, उर्दू लिटरेचर हो, कश्मीरी लिटरेचर हो, तिब्बतियन लैंग्वेज हो, हिस्ट्री हो, मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स, ये सब क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं इसमें, ठीक है नहीं। तो आपको पता है ये तो कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, इसमें मिल जाता है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप लोग क्वालिफिकेशन सबकी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से है, कोई फिजिक्स से है, कोई केमिस्ट्री से है, कोई तो कंप्यूटर से है, कोई लिटरेचर से है, कोई इंग्लिश लिटरेचर से है। तो कोई ना कोई क्वालिफिकेशन सबके अंदर एक होती है। तो आप लोगों को सबको पता है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको पता है, कोई बताने की ज़्यादा इसमें जरूरत नहीं है,
क्योंकि कोई ना कोई जो पोस्ट ग्रेजुएट होगा तो किसी न किसी सब्जेक्ट में होगा ही। जैसे मैं ही हूँ अभी, तो मैंने क्या है, इंग्लिश से भी एमए किया हुआ है, हिंदी से भी एमए किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस से भी किया है, ठीक है नहीं, और एजुकेशन से भी बीएड भी किया हुआ है, एमफिल भी किया हुआ है, एमएड भी किया हुआ है, पीएचडी भी किया हुआ। तो इस कहने का मतलब ये इतनी क्वालिफिकेशन तो आजकल मिल जाती है, ठीक है नहीं। तो ये जो है इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, तो इस प्रकार से जो है प्योरिटी 2 की लिटरेचर, तिब्बतियन लैंग्वेज स्टडीज़, हिस्ट्री, मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये होने चाहिए। हवलदार लिंग्विस्टिक के लिए क्या है, उसके लिए होना चाहिए, देखो प्योरिटी क्या है, बोनस मार्क्स स्पेसिफाइड फॉरेन लैंग्वेज एज चाइनीज़ हो, रशियन हो, स्पेसिफाइड होने चाहिए। तो मान लो किसी को चाइनीज़ मिल जाएगी, किसी को रशियन मिल जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, तो कम से कम इंग्लिश वाले तो मिल ही जाते हैं, ठीक है नहीं। तो इंग्लिश वाले तो ये मिल ही जाते हैं उसके लिए, लिंग्विस्टिक के लिए। तो इसमें तो एक तो सब्जेक्ट में होगा ही, तो इसमें नहीं मिलेगा, चाइनीज़ वगैरह में नहीं मिलेगा, तो इंग्लिश से में किया हुआ उन स्टूडेंट्स के लिए है। प्योरिटी 2 किसके लिए है, इंग्लिश लिटरेचर। हाँ देखो, इंग्लिश लिटरेचर के भी हो गया, हिंदी लिटरेचर भी हो गया, उर्दू लिटरेचर भी हो गया, कश्मीरी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस भी आ गया, इसमें हिस्ट्री भी आ गया, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये तो सबके पास में कोई ना कोई इसमें स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, तो सभी के लिए ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये। अब हवलदार इंस्ट्रक्टर है, उसके लिए क्या है, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, इंग्लिश लिटरेचर, आप हिंदी लिटरेचर में या हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में एमए होना चाहिए, है। साइकोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, ठीक है नहीं, इंस्ट्रक्टर के लिए। और क्या होना चाहिए उसके लिए, कैंडिडेट होल्डिंग बीएड आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर ग्रेजुएशन के पास में आप बाद में बीएड हो, इंटीग्रेटेड बीएड हो, या 4 साल की होती है, वो भी चलेगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से है। अब अगला क्या है, टास्क मेथोडोलॉजी। सी में क्या है, कैंडिडेट मस्ट है वर्किंग नॉलेज ऑफ दी आइदर इंग्लिश और हिंदी। वर्किंग नॉलेज मतलब कहीं पर भी इंग्लिश और हिंदी में आपने कहीं पर भी काम किया हो, पढ़ाया हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हो, या जहाँ पर भी है वो अपने कहीं पर काम किया हो, ठीक है। तो वो है। 30 बोनस मार्क्स विल बी अलॉटेड टू कैंडिडेट हैविंग रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन एंड विल बी एडिड टू देयर फाइनल मेरिट। ये 30 मार्क्स जो इसमें दिए हुए हैं वो कहाँ पर करेंगे, फाइनल मेरिट में जोड़ेंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार से मेरिट बनेगी तो उसमें 30 मार्क्स जोड़ देंगे। अब आगे क्या है, एजुकेशनल क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, अलोकेशन ऑफ पे ग्रुप इन द ट्रेड विल बी एजेंडा। ग्रुप एक्स के लिए क्या है, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट्स, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो किस प्रकार से, जैसे पोस्ट जो भी एमए हो, इंग्लिश से, हिंदी से, पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, कंप्यूटर से, लिंग्विस्टिक्स से, जो किसी भी चीज़ से जो एमए हो, ठीक है। दूसरा क्या ग्रुप एक्स के लिए है ये, या बीएड आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर जो ग्रेजुएशन है बीए के बाद में, या बीएससी के बाद में, या बीकॉम के बाद में। तो इनके बाद में क्या होना चाहिए, बीकॉम वालों का तो कम स्कोप है क्योंकि इसमें ज़्यादातर वो है, तो ठीक है ना। तो बीएड के बाद में होता है, वहाँ उनके लिए भी उसमें भी आते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह, उसमें डाटा वगैरह आ जाते हैं। तो उसके बाद में फिर बीएड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो सभी के लिए अप्लाई है, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन के बाद में बीएड होना चाहिए, कोई भी हो, ठीक है। ग्रुप वाई के लिए क्या है, ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ग्रुप वाई के लिए तो सिर्फ जो है आपको बीए ही होना चाहिए, वहाँ जाकर के आप एमए कर लेंगे, बाद में आपका चेंज भी हो जाता है, ठीक है नहीं। जैसे बीएड कर लेंगे, एमए कर लेंगे वहीं पर। एज क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 20 to 25 ईयर्स। तो 20 to 25 ईयर्स तक तो आजकल जो है अनमैरिड रहते हैं सभी, तो वो भी कंडीशन कोई इतना नहीं है कि 25 के बाद ही शादी करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग बच्चे होते हैं वो, ठीक है नहीं। एज ऑन दी फर्स्ट डे ऑफ दी रिक्रूटमेंट रैली, जो रिक्रूटमेंट रैली होगी उसका फर्स्ट डे को होना चाहिए वो, ठीक है। अब जो है ये दिया है इसमें, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन ऑफ द रिक्रूट्स विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन देयर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट बनेगी किस प्रकार से, उनका रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, स्किल टेस्ट, पर्सन इंटरव्यू, क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सारे टेस्ट के बाद में आपकी मेरिट बनेगी, तो वो सब सेक्शन होगा उसका। सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म विद रिक्वेस्ट कॉलम फॉर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा विल बी प्रिपेयर्ड बाय RTG डेट इन द लाइन विद द एप्लीकेशन फॉर अदर एंट्रीज। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी इन्वाइटेड बाय RTG डेट फ्रॉम
एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्वायर होंगी, तो उसके बाद में आप नेट के ऊपर आपको सारा कुछ इसका मिल जाएगा, वहीं से फॉर्म भरना है आपने ऑनलाइन। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या है, देखो अभी फिजिकल फिटनेस विल बी फॉलोज, क्या क्या है। हाइट कितनी होनी चाहिए, 162 सेंटीमीटर, अप्लीकेबल एज पर रीजन के अनुसार 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एंड डिस्पेंसेशन एंड द एप्लीकेशन विल बी स्क्रीनड, ठीक है। दूसरा है 162 सेंटीमीटर हो गया, समझ लो कि 5 फुट 4 इंच बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद चेस्ट होना चाहिए 75 सेंटीमीटर विद मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। मान लो 5 सेंटीमीटर उसको एक्सपेंस होनी चाहिए, जैसे मान लो 72 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर फुली वे के साथ में 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से है। वेट क्या है, वेट तो उनकी जो है अपने हाइट के अनुसार और उसके अनुसार जो एज और हाइट के अनुसार जो लगाता है उसके अनुसार लिया जाता है, ठीक है। कोई नॉर्मल टेस्ट है, रन है 1.6 किलोमीटर नॉर्मल है, आदमी 6 मिनट 20 सेकंड में आराम से आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। कोई मुश्किल है, नॉर्मल दौड़ने वाला भी आराम से 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 20 सेकंड में आ सकता है। पुलअप जो है, बीम जो है 6 आराम से लगा सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बीम लगाते हैं। जिग जैग बैलेंस है, आराम से जिग जैग बैलेंस और फट्टे के ऊपर चलना होता है, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। 9 फीट डिच है, आराम से आप जंप कर सकते हो थोड़ी सी प्रैक्टिस से, ठीक है। ज़्यादा स्टैंडर्ड भी नहीं है कि जिस प्रकार से बाकी रैलियों में बच्चों को बहुत फास्ट दौड़ना होता है, तो उस प्रकार से इसमें नहीं है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, ए कैंडिडेट शुड हैव रिबस्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होना चाहिए। चेस्ट शुड बी वेल डेवलप्ड विद द मिनिमम 5 सेंटीमीटर चेस्ट जो है एक्सपेंस होना चाहिए। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सांस भर करके प्रैक्टिस कर सकते हो। आप पेट को अंदर लो, चेस्ट को फुलाओ, ठीक है नी। सांस को खींचो, पेट को अंदर लो, चेस्ट को फुलाओ, अपने आप फूल जाएगी, ठीक है नी। शुड हैव नॉर्मल हेयरिंग होनी चाहिए कानों में। शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ दी हेल्दी जम्स टीथ वगैरह, सारे दांत वगैरह जो है डेंटल, ये सब नॉर्मल चीज़ें है, इसमें शेप 1 होना चाहिए, मतलब, ठीक है। तो ये तो जरूरी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डेट क्या है, ये पूरा का दिया हुआ आर्मी ऑर्डर जो है पहले का निकला हुआ है 5 अगस्त का, उसके अनुसार होना चाहिए। तो मेडिकल के स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टास्क मेथोडोलॉजी। अब क्या है इसमें, रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में किस प्रकार से नंबर आएंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। डिटेल ऑफ रिटन टेस्ट, क्वेश्चन पेपर्स विल बी एज अंडर। पार्ट है ये, रिटन एग्जाम ऑनलाइन होगा। ये सिलेबस है, सेक्शन 1 में है, 50 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, 50 नंबर के आएंगे, ठीक है नी। सेक्शन 2 में होगा 100 नंबर का, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड सब्जेक्ट। आपका जो स्पेसिफाइड सब्जेक्ट है या ट्रेड है, जैसे किसी का मैथमेटिक्स है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स है, किसी का कंप्यूटर है, किसी का इंग्लिश है, किसी का लिंग्विस्टिक है, कुछ भी है, मतलब जो है जिसमें तो उसके क्वेश्चन उसके होंगे, तो उसमें आप स्पेसिफाइड है तो आप आराम से उसमें कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट होता है, ये पर्सनल इंटरव्यू है। ये क्या है, ये इंटरव्यू है 50 नंबर का, ठीक है। एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा इसी ट्रेनिंग सेंटर में, एज पर स्पेसिफाइड सब्जेक्ट फॉर द रिस्पेक्टिव ट्रेड। आपका स्पेसिफाइड उसमें ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा, सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, आपका वेयरिंग फेयरिंग, बैठने का ढंग, बात करने का ढंग, ये सब जो है आपको उसमें इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब क्या है देखो अभी, ब्रेक डाउन ऑफ द सेक्शंस, नंबर्स ऑफ द रिटन एग्जाम इज अंडर। सब्जेक्ट जो है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, मेथड क्या क्या है। तो देखो जनरल अवेयर्स के 10 मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। ये सब कुछ अलग अलग दे रखे हैं, तो हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25, मतलब यानी 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक। तो इसको ध्यान से उत्तर देना है आपने, ठीक से नहीं। तो जनरल उसमें आ जाएगा इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी, ठीक है। तो यही है इसमें जनरल इंग्लिश। तो चलो ये जो है इसमें मार्क्स दे रखे हैं, इसने 10 दे रखे हैं, तो 10 के आएंगे तो उसी प्रकार 1 मार्क 0.25, ये प्रकार से नेगेटिव मार्किंग है। जनरल मैथ के वही इसी प्रकार से हैं, 1 मार्क जो है। हाँ जनरल ये जो है EMH दे रखे हैं, ये
अलग अलग से उनकी एलिजिबिलिटी जो भी है वो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो उसके बाद में जो है 0.25 जो है नेगेटिव मार्क है। रीजनिंग के हैं ये। उसके बाद में जो है 1 मार्क है, उसी प्रकार टोटल 50 मार्क हो गए आपके। इट विल बी मैंडेटरी दैट कैंडिडेट ऑब्टेन मिनिमम 40 मार्क्स। आपको कम से कम 40 मार्क्स आपको सेक्शन 1 और 2 में पासिंग इन बोथ सेक्शन कंपलसरी है। तो बोथ सेक्शनों को पास करना ज़रूरी है और मिनिमम % 40 मार्क आपको लेना ज़रूरी है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड, अब वो उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होगी आपकी 1 and 2 3 जितनी वैकेंसी होगी उसे 3 गुना शॉर्ट लिस्ट करेंगे। आफ्टर पासिंग फिजिकल टेस्ट, इनिशियल मेडिकल टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, टू एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू AIC ट्रेनिंग सेंटर कॉलेज में बुलाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि आपको शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे 3 गुना, ठीक है नहीं। फिर उसके बाद में इंटरव्यू में जो भी होगा मेरिट में जाएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। द कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन द अबव रिटन एग्जामिनेशन विल अपीयर फॉर एप्टीट्यूड स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट AIC ट्रेनिंग कॉलेज पंचमढ़ी में होगा ये, ठीक है ना। कैंडिडेट क्वालिफिकेशन जो भी है सारा कुछ टेस्ट कहाँ क्या होगा, पंचमढ़ी में होगा, ठीक है। अब आता है टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो देखो अभी इनिशियल एंगेजमेंट जो आपकी होगी इनिशियल पीरियड ऑफ दी 24 ईयर्स के लिए। इनिशियल में आपके जो है हवलदार की सर्विस है 24 साल, एक्सटेंशन 2 साल, 2 साल का आपको एक्सटेंशन मिल सकती है अगर आप हवलदार रैंक में रहते हैं। लेकिन ज़रूरी बात है कि 24 साल तक हवलदार रैंक में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। और मैंने आपको बता दिया अगर आप एक रैंक भी ऊपर ले लेते हैं, नायब सूबेदार भी बन जाते हैं, तो आप सीधा ऑनर लेफ्टिनेंट की बराबर पेंशन लेकर के आएंगे, रिटायर होंगे, ठीक है नहीं। क्योंकि MSCP से लग करके आपको उतना मिल जाएगा, ठीक है ना। और स्क्रीनिंग 49 ईयर्स एज विच एवर, या 24 साल हो या 49, जैसे आप बढ़ जाएगी आपकी, आप नायब सूबेदार बन गए, सूबेदार मेजर बन गए, तो आपकी 54 ईयर्स हो जाएगी। और या सूबेदार मेजर बनने के 4 साल के अंदर अंदर या आपकी एज 54 ईयर्स होगी या आपकी सर्विस 34 ईयर्स होगी। तो इस प्रकार से आपकी ये कंडीशन है। तो कहने का मतलब है कि 30 साल से पहले तो कोई सूबेदार तो सब बन ही जाते हैं, जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है ना। ट्रेनिंग, द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ दिस इंटरव्यू विल बी एज अंडर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग चलेगी 19th वीक की, ठीक है। BMT हो गया, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पंचमढ़ी में चलेगी। एडवांस मिलिट्री कोई मुश्किल नहीं है, ट्रेनिंग के नाम से आप घबरा के मत पीछे हट जाना, कोई मुश्किल है, सब कुछ नॉर्मल है, बेस्ट होगा, अच्छा फिजिकल स्टैंडर्ड बनेगा, आपका बेयरिंग फेयरिंग अच्छा होगा और आपका शरीर मेंटेन सही रहेगा। एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग 34 ईयर्स की है, ठीक है नहीं। तो इसको एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग में तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है नहीं। बाकी ये सारे के सारे वहीं पर हैं ये। उसके बाद अटेस्टेशन होगा, कसम परेड होगी आपकी, डायरेक्ट एंट्री हवलदार के लिए। AIC विल बी, ठीक है ना, अर्नड आउट द इमीडिएटली आफ्टर एनरोलमेंट विदाउट वेटिंग फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टर्स वगैरह, सारी जो करेक्टर वगैरह हो जाएंगे आपकी, उससे पहले ये आर्मी ऑर्डर दे रखा है इसके अनुसार, ठीक है। प्रोबेशन है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव द इंडिविजुअल विल बी प्रोबेशन इफ ही सी इज पीरियड रिपोर्टेड, ये कोई मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट पोस्टिंग, द इंडिविजुअल इज लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया अब्रॉड डायरेक्टेड बाय द कंपनीट अथॉरिटी। जो भी आपको मिलेगा इंडिया में भी सर्व कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा चांस मिलता है, पूरी इंडिया में घूमने का चांस मिलता है, बहुत अच्छी सर्विस है। मैं तो यहाँ पर सबको बोलता हूँ कि भाई आर्मी से बढ़िया नौकरी कोई नहीं है। डिप्लॉयमेंट एंड पोस्टिंग, द इंडिविजुअल इज लायबल सर्व टू एनीवेयर, बता दिया मैंने आपको। प्रमोशन विल बी बेस्ड ऑन द सीनियरिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, और रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर उनकी इंडिविजुअल की सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन होता जाएगा। प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स एग्जिस्ट अप टू द रैंक ऑफ द सूबेदार मेजर विद एसोसिएटेड हायर पे परक्स। सूबेदार मेजर का होगा, लास्ट रैंक है, ठीक है नहीं। अपॉर्चुनिटी ऑफ द ग्रांट ऑफ कमीशन एज पर ऑफिसर, और ये बहुत अच्छा चांस है आपको कि आप वहाँ पर जाके ऑफिसर भी बन सकते हैं। इंडियन आर्मी के अंदर आप कमीशन ले सकते हैं और आपको अच्छा वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं और आप आराम से वहाँ पर कमीशन लेकर के ऑफिसर बन सकते हैं। पे एंड अलाउंस किस प्रकार से, सुबह ग्रुप एक्स है, ग्रुप एक्स के लिए जो है पे लेवल 5 में आते हैं, ठीक है। तो पे लेवल 5 में आते हैं तो स्टार्टिंग में जो है हवलदार की जो है 29,200 और लास्ट में 59,200 लास्ट वाला तक है। इस प्रकार से पे में आते हैं। ग्रेड पे मिलता है, मिलिट्री सर्विस पे मिलती है 5200 रुपया,
और उसके बाद ग्रेड पे मिलता है 6200 रुपया ग्रुप एक्स के लिए और 3600 रुपया ग्रुप वाई के लिए मिलता है। ठीक है नहीं, ठीक है। ग्रुप एक्स के लिए जो है हैविंग क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट डिप्लोमा वगैरह है, जो उनके पास में बीएड है वगैरह जो भी है टेक्निकल एजुकेशन है, उनको 6200 मिलता है। और जो ग्रुप एक्स ही हैं, ग्रुप एक्स है लेकिन उनके लिए डिप्लोमा नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको 3600 रुपये मिलता है। ठीक है नहीं। ग्रुप वाई है ऑन कंप्लीशन ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेनिंग इंडिविजुअल विल बी 29,200 59,200 एज पर 7 पैराग्राफ और 5200 मिलिट्री सर्विस पे। ठीक है, तो ये था आपके इंस्ट्रक्शन। मैं बोलता हूँ अगर आपको तैयारी करने का मौका मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और आप जो है इसमें इसको छोड़ना नहीं और आप इसकी तैयारी करो। और आपको मैं बोलता हूँ कि सिविल से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, खाना पीना सब कुछ, रहना सोना सब कुछ, बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई के एजुकेशन अलाउंसेस, जहाँ पर भी कहीं पर भी आपको क्वार्टर की फैसिलिटी मिलती हैं, सारा कुछ वहाँ पर मिलता है आपको। तो आप इसको बहुत अच्छा है, बेस्ट है और आप तैयारी कर दिए, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और आप अगर इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इन नॉलेज है तो किसी भी प्रकार से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप इसके एलिजिबल नहीं है या इसमें नहीं जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हो सकता है ये किसी ऐसे आदमी के पास में पहुंच जाए जो कि वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, तो उसमें आपको भी उसका पुण्य लगेगा। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। आपका दिन शुभ रहे, भगवान आपको सुखी रखे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।